हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर जो टॉपिक चीन की विदेश नीति के बारे में बातचीत करेंगे। चीन की विदेश नीति कैसी है और उनकी डोकलाम जो पॉलिसी है उसको उसके आधार पर किस प्रकार से चीन अपने पड़ोसी देशों को प्रभावित करता है या पड़ोसी देशों के साथ में उसके किस प्रकार से संबंध है, एशिया महाद्वीप में वो किस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा रखता है, तथा दूसरी तरफ वो अपने पड़ोसी देशों को किस प्रकार से ये प्रभावित करने का जो तरीका अपनाता है, उसकी किस प्रकार की जो नीति है, किस प्रकार से वो पड़ोसी देशों को पहले एक ऋण देकर के एक आर्थिक उपनिवेशवाद का शिकार बनाकर वहाँ पे जो किस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट में एक ऋण के रूप में अपनी जो भूमिका किस प्रकार से निभाता है, और फिर वो विकासशील देश जब ऋण नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से वहाँ के जो उनके देशों के जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट में किस प्रकार से अपना स्वामित्व स्थापित करता है, या पड़ोसी देशों की सीमा को लेकर के किस प्रकार से उसमें एक अपना विवादित बयान तय करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन की जो पॉलिसी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी जो पॉलिसी एक सड़ीगली नीति के रूप में आती हैं। और विशेषकर हम जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत के जो बढ़ता हुआ जो कदम है उसके आधार पर चीन का जो भारत में एशिया महाद्वीप की जो शक्ति है उस पर जो चीन को एक अलग प्रकार से लगता है और सही नहीं चाहता कि एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा किसी की मोनोपोली हो। तो ठीक हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि भारत और चीन का जो संबंध है, हम अगर पहले के इतिहास को भी उठाकर देखें तो हमारा जो संबंध है वो विशेष रूप से अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल को भी हम देखते हैं कि इनकी जो चीन की जो साम्यवादी जो नीति थी, चीन चाहता था कि भारत हमारे साथ में मिल जाए, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट के साथ में शामिल होने के लिए स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने एक तटस्थ नीति अपनाई थी, गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया था। तो ऐसी स्थिति में शुरू से भी जो चीन की जो पॉलिसी थी वो किस प्रकार के भारत को एक डीमेरिट करने का इसका प्रयास रहा था। जब भारत में एनडीए की गवर्नमेंट बनी और एनडीए की गवर्नमेंट के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो पड़ोसी देश हैं अपने पड़ोसी देशों को किस प्रकार से खुश करने का प्रयास किया था, और जो ये जो एशियन देश हैं एशियन देश के साथ में भी भारत के प्रधानमंत्री ने एक अच्छे संबंध बनाने का जो प्रयास किया था। तो इस बात को लेकर भी धीरे धीरे जब भारत के जो विदेशों के साथ में संबंध अच्छे होने लगे थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत की पैठ बढ़ रही थी और यूएनओ में जो भारत की स्थिति के लिए एक स्थायी सदस्यता की मांग के लिए भी मांग उठ रही थी, और अमेरिका जैसे शक्तिशाली जो राष्ट्र हैं उनके भी संबंध है भारत के साथ में अच्छे संबंध के संकेत जब चीन को लगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से चीन की जो नजर है वो भारत पर टिक गई और वह एक नकारात्मक दृष्टिकोण से बात को देखने का उन्होंने प्रयास किया था। जब धीरे धीरे भारत आगे अपने आर्थिक विकास की ओर प्रगति कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में चीन को लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत एशिया महाद्वीप में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए और आने वाले समय में इनके जो पड़ोसी राष्ट्र हैं इन पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति भारत की एक गहरी पैठ हो जो चीन के लिए खतरा भी बन सकता था। तो ऐसी स्थिति में चीन ने अपने जो पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश थे, जो देश भारत से घिरे हुए थे, उन देशों को किस प्रकार से भारत के खिलाफ इन्होंने भड़काने का जो प्रयास किया था। तो विशेषकर हम पाकिस्तान का उदाहरण देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चीन का एक अजीज मित्र है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और हम चीन का जहाँ उदाहरण लेते हैं, रूस और चीन की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो सीमाएं लगती हैं करीब 14 देशों की सीमाएं लगती हैं, और चीन की उन 14 देशों की सीमाओं में से एकमात्र पाकिस्तान को अगर छोड़ा जाए तो बाकी देशों के साथ में चीन के जो संबंध है वो संबंध अच्छे नहीं हैं, या ये नहीं कह सकते कि उनके बेहतर संबंध रहे हुए हैं, लेकिन मात्र पाकिस्तान को छोड़कर। इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ देता है वो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत आपस में मिल जाए, क्योंकि एक समय में ये दोनों एक ही राष्ट्र के दो टुकड़े हुए थे। तो इसी स्थिति में ऐसा आता है कि ये विभाजन बरकरार है, इनकी जो आर्थिक और राजनीतिक जो संबंध है इस संबंधों में कटुता रहे, इसलिए वो चीन को अपने पास में चिपका के रखता है जिससे कि वो भारत के विरुद्ध इसको भड़काता रहे। तो ऐसी स्थिति में चीन पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध भड़काने के लिए आर्थिक सहयोग भी करता है, और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEE
की भी इन्होंने स्थापना की थी। इस प्रकार से इसको बताएं। और दूसरे देश जो दूसरे देशों में भी भारत के खिलाफ वो उनको आवाज को तैयार करता है। और ऐसी स्थिति में वन बेल्ट एंड वन रोड के माध्यम से चीन पड़ोसी देशों को भारत को एक घेराबंदी के रूप में लेने का जो प्रयास कराएं। विशेषकर जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी चीन पाकिस्तान को उस समय समय पर उस्काता रहता है और जम्मू कश्मीर की कुछ जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है और चीन वहां पर अपनी रोडें इत्यादि बना रहा है और इस प्रकार से अपने जो सैनिक अड्डे भी स्थापित कराए। तो ऐसी स्थिति में चीन का खुला पाकिस्तान को सपोर्ट है और वो कश्मीर के मद्देनजर भारत में जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं इस आतंकवादी गतिविधियों को एक जीवित रखना चाहते हैं और इस प्रकार से भारत की प्रगति को रोकने का प्रयास भी करता है। आतंकवादी संगठनों को एक अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट देने का भी प्रयास कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट देने की जो मांग भी उठाई थी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कई बार ये देखने को मिला कि चीन इसको एक साइलेंट मोड पे रखता है या एक मौन स्वीकृति के रूप में रखता है, यानी कि खुलकर सामने नहीं आता है कि हाँ ये सही बात है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को गतिविधियों को सपोर्ट करता है या इस प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियां स्थापित होती हैं उसके पीछे इनका कहीं न कहीं हाथ है, लेकिन इस बात को भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी मौन स्वीकृति है। जहाँ कहीं भी अमेरिका भारत का जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे यूएनओ में जो मांग रखता है तो ऐसी स्थिति में चीन वहाँ पर पाकिस्तान के मुद्दे को भी आगे लाता है। उसके बाद में 1962 का हम उदाहरण भी ले सकते हैं कि 1962 में चीन का जो भारत के प्रति एक युद्ध हुआ था तो ये भी हमारे भारत के लिए एक उस समय कोई कारण नहीं था, मतलब केवल यही कारण था कि चीन को लगा था कि कहीं भारत की महत्वाकांक्षा एशिया महाद्वीप में आगे नहीं बढ़ जाए, इसलिए केवल उस चीज को लेकर के इन्होंने केवल भारत के खिलाफ युद्ध किया था। बाकी कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं था कि जिससे कि 1962 का भारत का और चीन के साथ में जो युद्ध है। हालांकि 1962 में भी चीन ने अक्साई क्षेत्र में भी भारत के जो अक्साई क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र में भी इन्होंने कई जमीनों पर कब्जा काफी भूमि पर कब्जा भी कर रखा था। फिर भी भारत एक साइलेंट मोड पे चला था, लेकिन 1962 में इन्होंने चीन ने मतलब युद्ध के दौरान भारत को छेड़ने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के साथ साथ में अगर हम चीन की रूस के साथ में बात करें तो रूस के साथ में भी इसकी ज़्यादा विशेष संबंध नहीं रहे। हालांकि ये दोनों ही राष्ट्र वो साम्यवादी विचारधारा के एक राष्ट्र रह गए और एक सोवियत संघ के रूप में जो उभर कर सामने आए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये एक साम्यवादी विचारधारा के राष्ट्र रह गए। इन दोनों देशों के बीच में 4300 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है उसके बाद में भी जो इसकी जो दूसरी नदी में जेनबाओ जो है द्वीप है उस द्वीप को लेकर भी चीन हमेशा रूस के साथ में सीमा विवाद को लेकर अड़ंगा करता रहता है और 1995 और 2004 में भी इस द्वीप को लेकर समझौता हो गया था। उसके उपरांत भी चीन बार बार इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक मुद्दे के रूप में आगे कर रहा है। चीन और जापान की जहाँ बात करते हैं तो चीन और जापान के बीच में भी ज़्यादा कोई विशेष अच्छे संबंध नहीं रहे। पूर्वी चीन सागर विवाद को वहाँ का जो विवाद है वो भी है और सैन का जो द्वीप है वो जापान का है। इस द्वीप को लेकर भी चीन कई बार इसको अपना हिस्सा मानता है, इसको अपने देश में जो शामिल होने की बात भी करता है। ताइवान का जो उदाहरण लेते, ताइवान को लेकर भी चीन के साथ में विशेष कोई अच्छे संबंध नहीं रहे, उनकी भी इनके खिलाफ नीति रही है। चीन और उत्तरी कोरिया के जो सीमा विवाद है वो भी सीमा विवाद समय समय पर उभर कर सामने आते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में आर्थिक और राजनीतिक मित्रता बरकरार है। उसके उपरांत भी आर्थिक और राजनीतिक मित्रता होने के बाद में भी चीन उत्तरी कोरिया के साथ में हमेशा एक सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे आता है। इस प्रकार से चीन अपने पड़ोसी देशों के प्रति हम ये नहीं कह सकते कि वो एक भरोसेमंद है, क्योंकि उनके जो पड़ोसी देश हैं उनके पड़ोसी देशों में चीन को एक भरोसेमंद देश के रूप में नहीं गिना जाता है, क्योंकि उनकी जो चीन की जो पॉलिसी है पहले उनको आर्थिक सहयोग देना और आर्थिक सहयोग देकर के उन देशों पर अपनी कोई न कोई महत्वपूर्ण उनके प्रोजेक्ट में एक भागीदारी निश्चित करना और उस भागीदारी के आधार पर उनको ऋण देना, और जब वो देश ऋण नहीं चुकाता तो ऐसी स्थिति में वो अपने स्वामित्व वाले संगठन को इसको बेचने का जो प्रयास भी करवाता है। तो इस प्रकार से इनकी एक जो पॉलिसी है ये डोकलाम पॉलिसी का एक पार्ट है। और भारत में भी 1962 में जो अक्साई चीन था वहाँ पर भी चीन ने एक रोड बना ली थी जो कि भारतीय हिस्से में आता था।
लेकिन फिर भी भारत ने उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं उठाया था। लेकिन 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर युद्ध किया, तब ऐसी स्थिति में भारत ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको उठाने का प्रयास किया था। पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, और इस गतिविधियां पर भी चीन हमेशा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौन रहता है। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान को भी कर्ज देकर के फिर वहाँ पर उन्होंने वहाँ की जो कंपनियां थी उसकी कंपनियों पर भी उन्होंने एक नियंत्रण करने का जो प्रयास किया था। मालदीव जैसे छोटे से राष्ट्र थे, इन राष्ट्र को भी एक कर्ज देकर के उनको अपने अधीन करने का जो प्रयास किया था। श्रीलंका में जो पोर्ट है, श्रीलंका में जो पोर्ट बनाने के लिए भी इन्होंने कर्ज दिया था, और बाद में जब श्रीलंका उस पोर्ट को कर्ज को नहीं चुका पाई तो ऐसी स्थिति में चीन ने उसके स्वामित्व को बेचने के लिए उसको मजबूर किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारी ऐसे रिपोर्टें हैं, और इस रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन अंदरूनी तौर पर उन्मादी तत्वों को अपरोक्ष रूप से सहायता करता रहता है। और भारत के क्षेत्र में भी वो ये उल्फा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, जैसे प्रतिबंधित संगठन है। इस संगठन को असम और नागालैंड को बुरी तरह से प्रभावित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, या उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भूटान जैसे छोटे से देश में भी वो एक दबाव बनाता है, और भूटान को भारत हर प्रकार से सहायता देता है। तो ऐसी स्थिति में चीन की जो पॉलिसी ये रहती है कि भारत की जो उनको सहायता मिलती है वो सहायता किस प्रकार से बंद हो और किस प्रकार से वो अपने देश का सपोर्ट कर सके। भारत चीन की घेराबंदी में नहीं रहना चाहता है, जैसे कि भारत ने सबसे पहले अपनी प्रभुसत्ता का उल्लंघन बताकर चीन के अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड में हिस्सा नहीं लिया था। तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा पाकिस्तान को बाईपास कर भारत पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सीधा जुड़ने के लिए एयर फ्रंट कॉरिडोर बनाता है। और इतना ही नहीं, जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी ने रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई, तो भी चीन को परेशानी करने वाली बात लगी कि उनको लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है और अमेरिका की जो संबंध है भारत के साथ में एक अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहता कि ऐसे महाद्वीप में भारत की जो नींव है वो मजबूत रहे। इतना भी नहीं है, चीन लगातार दक्षिण चीन सागर पर अपना एकाधिकार जता रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसका खुलेआम विरोध किया। ऐसे में दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका और जापान के साथ भारत का आना दक्षिण एशिया में चीन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली कदम है, जो कुछ पिछले दिनों से चल रहा है कि वो चीन को दिखाता रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में भारत के दो पुराने जो बंकर तोड़ दिए थे और कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं करने दी थी। यहाँ तक कि भूटान के कुछ भाग को भी वो अपनाने लगा है और वह सड़क बनाने लगा है। तिब्बत के कुछ हिस्सों को लेकर भूटान और चीन के बीच में भी तनातनी है। मौजूदा समय में भूटान के डोकलाम में चीन हस्तक्षेप कर रहा है। भारत और भूटान के साथ हमारी संधि है, ऐसे में हम उसे हर तरह से सहयोग करेंगे और उसमें सैनिक सहयोग भी शामिल है। तो भारत के इसके रोकने पे उसके विदेश मंत्री भी आगे आए और धमकियां भी उन्होंने देनी प्रारंभ कर दी थी। इस प्रकार से ब्रिटिश की संधि का हवाला देते हुए उन्होंने दिया था। सिक्किम के लॉकडाउन से भारतीय सैनिकों को हटाने की शर्त रखी थी। तो ये बात छिपी हुई नहीं है कि भारत चीन की सीमा निर्धारित नहीं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन की सीमा का बीच में सबसे महत्वपूर्ण एक विवाद ये भी है कि इनकी दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं है और उसका चीन हमेशा फायदा उठाता है और समय समय पर हमेशा एक नया नक्शा लेकर सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामने आता है और दूसरे देश का जो भूभाग है उसे अपना दिखाने का प्रयास करता है। मगर भारत भी अपने पुराने समय का हवाला दे तो भारत के हिस्से में बना कैलाश पर्वत तक भारत का भाग रहा हुआ है, लेकिन भारत हमेशा ही शांति प्रिय देश रहा है। इसलिए भारत इस प्रकार के एक विवादित मुद्दों को एक विश्व मंच पर आगे लाने का प्रयास नहीं करता है। कभी भी ये मुद्दा भारत ने नहीं उठाया है। जैसे कैलाश पर्वत का जो भाग है भारत का हिस्सा रहा हुआ, तो इस प्रकार का जो मुद्दा भारत ने कभी
नहीं उठाएं। भारत हमेशा यही चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता कर मामले को सुलझाया जाए, लेकिन चीन अब इतना सब कुछ होने के बाद में भी नहीं मतलब अपनी विदेश नीति में वो बाज नहीं आ रहा है, अपनी जो पॉलिसी के ऊपर वो खरा रहता है और बात तक करने को राजी नहीं है। जबकि भारत का कोई भी मंत्री स्वयं से बात करता है, यानी कि हमारे जो मंत्री है वो स्वयं से के साथ बात करता है। हमारी जो विचारधारा है हमेशा एक शांति प्रिय विचारधारा रही है, हम किसी भी देश को भड़काने का प्रयास नहीं करता है। युद्ध किसी भी राष्ट्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, शायद हो सकता है कि तीसरे राष्ट्र को फायदा हो जाए, तो इसलिए दोनों देशों को स्वयं से काम लेना चाहिए और वार्ता कर किसी भी मुद्दे को किसी भी मामले को हल ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरे देशों को भी इन सब से सीखने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट कर्ज लेकर वहाँ के लोगों को ज़रूरत के हिसाब से हो ना हो, दूसरे देश के लिए डेवलपमेंट ज़रूरत से ज़्यादा अथवा कर्ज लेकर हो और आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम हो जाए दूसरे देश की। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी दूसरे देशों को भी नहीं अपनानी चाहिए, यानी कि कर्ज लेकर अगर हम कर्ज लेकर के किसी दूसरे देश से कर्ज लेकर के फिर हम अपने स्वयं के देश को अगर दूसरे देश के हवाले करते हैं या उन देशों के प्रति अगर हम लोग उनके स्वामित्व में अपने जो हिस्से को देने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की जो पॉलिसी है ये पॉलिसी ठीक नहीं है। हालांकि भारत ने तो यहाँ तक कि चीन से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए चीनी प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग को भी एक आमंत्रित किया था, जिससे कि भारत चाहता है कि भारत और चीन के बीच में एक अच्छे संबंध रहे। ये एक भारत सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया था। लेकिन जैसे जैसे दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं और आर्थिक विकास तेजी से होने लगा है, भारत एशिया महाद्वीप में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आने की कगार पे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन को इस प्रकार की जो पॉलिसी है ये पॉलिसी चीन को पसंद नहीं आती हैं और वो किसी न किसी रूप को लेकर के भारत के साथ में एक विवादित बयान इत्यादि देता रहता है। इस प्रकार से हम चीन की जो विदेश नीति और इसकी डोकलाम जो पॉलिसी है उस आधार पर वो किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक विस्तारवादी नीति को अपनाता है। धन्यवाद।